नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 3। टॉपिक है हमारा मादा जनन तंत्र। मादाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड अनेक महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं जिनका हम विस्तृत एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देने के लिए आज तैयार हैं। सबसे पहले मादाओं का जो प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, द मेन एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन ऑफ फीमेल इज ओवरीज। इट इज अ वन पेयर, एक जोड़ी अंडाशय होता है। इससे अतिरिक्त अनेक सहायक और बाह्य संघांग होते हैं। Accessory and external genitalia are also found in female reproductive system, that is oviduct, uterus, vagina, vulva and breast. These are accessory reproductive organs of female person. Now we explain their position according to this diagram. मादाओं में मादा जनन अंग से संबंधित जो रचनाएं हैं वो कैसे व्यवस्थित होती हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लें, मादाओं में मादा जनन अंग उनके एब्डोमिनल पोर्शन में नीचे की ओर, उदर गुहा में नीचे की ओर व्यवस्थित होता है, जो इस प्रकार से है। अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय है, वन पेयर ओवरीज। ओवरीज दोनों साइड में कनेक्ट होती हैं एक डक्ट के थ्रू, जिसे हम अंडवाहिनी या ओविडक्ट या फैलोपियन नलिका कहते हैं। ये एक जोड़ी होती है जो दोनों अंडाशय को अपनी अपनी ओर से जोड़ती हैं। अंडाशय को जोड़ करके बीच में ये आने के बाद नीचे की तरफ खुलती है, जिसे हम यूटेरस कहते हैं। यूटेरस यानी वॉम, गर्भाशय। गर्भाशय का पोर्शन यह है मादा जनन अंग में। गर्भाशय से नीचे की ओर हम आते हैं तो सर्विक्स यानी ग्रीवा का पोर्शन मिलता है, और ग्रीवा बाहर की ओर एक शंकरी नलिका के थ्रू, एक नैरो डक्ट के थ्रू रन करती है, जिस नली को हम वजाइना बोलते हैं, और वजाइना बाहर की तरफ भग यानी वुल्वा के द्वारा खुलता है। वुल्वा मादा का बाह्य संघांग होता है, एक्सटर्नल जेनिटैलिया होता है, जिसमें अनेक रचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरिस, हाइमेन एक्सेट्रा. These are associated with external genitalia of female person. Now we explain the ovaries of female person. ओवरी मादा का प्रमुख संघांग होता है, अंडाशय एक जोड़ी होता है, जिसकी साइज 2 से 4 सेंटीमीटर। अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 8 मिलीमीटर मोटा होता है। 8 mm मोटा होता है, जो बादाम के आकार का होता है, जो दोनों ओर से एक लिगामेंट के थ्रू यूटेरस से जुड़ा होता है। लिगामेंट के द्वारा यूटेरस से जुड़ा होता है। ओवरी की आंतरिक संरचना के संबंध में मैं आपको कुछ बता दूं। ओवरी की आंतरिक संरचना में ओवरी चारों तरफ से 3 स्तरीय परत के द्वारा घिरा होता है, जिनमें सबसे बाहर की तरफ हम पेरिटोनियम बोलते हैं। इसको पेरिटोनियम की परत होती है। पेरिटोनियम से नीचे की तरफ का जो पोर्शन होता है, वो अगली लेयर जो होती है, उसे हम जर्मिनल इपिथेलियम बोलते हैं। जर्मिनल इपिथेलियम बोलते हैं। और जर्मिनल इपिथेलियम से नीचे की तरफ का जो पोर्शन होता है, इसे हम टूनिका
जीनियम, टूनिका एल्बुजिनियम। बीच में इसका जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जो इसका मेन आधात्री होता है, मैट्रिक्स होता है, स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में अनेक ब्लड वेसल्स होती हैं, येलो श्वेत, पीले श्वेत लचीले कोलेजन फाइबर्स होते हैं, नर्व सेल्स होती हैं, तथा विकास की विभिन्न अवस्थाओं में डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल होती हैं, जो अलग अलग ग्रोथ की एज में होती हैं, छोटे और बड़े आकार की होती हैं, जिनका काम होता है अंडाणुओं का निर्माण करना। प्यूबर्टी के बाद अंडाशय के प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल में से एक ओवेरियन फॉलिकल प्रत्येक माह मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ग्रोथ करता है। ओवेरियन फॉलिकल में oocytes होती हैं, और ये oocyte oogenesis के थ्रू ओवम का निर्माण करती है। प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल प्रत्येक माह के मासिक चक्र में प्यूबर्टी के बाद एक ओवम का निर्माण करता है। साथ ही अंडाशय के अंदर मादा हार्मोन को स्राव करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से काम करता है। ओवरी आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट सीक्रेट फीमेल हार्मोन एंड व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, नारी विकास के लक्षण, ओवेरियन फॉलिकल नारी विकास के लक्षण मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के थ्रू निकाले जाते हैं। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो नारी विकास के लक्षणों को प्रेरित करने का काम करते हैं। इस प्रकार मादा जननांग से संबंधित अंडाशय, जो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा है, 8 मिलीमीटर मोटा है, बादाम के आकार का है, जो चारों तरफ से 3 स्तरीय परतों के द्वारा घिरा हुआ है। भीतरी भाग स्ट्रोमा कहलाता है, और स्ट्रोमा में डिफरेंट स्टेज में विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पाई जाने वाली अलग अलग ओवेरियन फॉलिकल हैं। प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल एक ओवम का निर्माण करती है, जो प्यूबर्टी के बाद प्रत्येक मासिक चक्र के द्वारा परिपक्व होकर के एक ग्राफियन फॉलिकल फटती है और ओवम का विकास करती है। इस प्रकार हमने देखा कि अंडाशय एक प्रमुख जननांग है। जिन स्त्रियों के अंडाशय अल्पविकसित होते हैं या फंक्शनलेस होते हैं, कार्यहीन होते हैं, वो स्त्रियां स्टेराइल यानी बांझ होती हैं। अर्थात अंडाशय प्रमुख जननांग है, प्राइमरी जननांग है, और नारी विकास को प्रेरित करने वाले लक्षणों को विकसित करने के लिए हार्मोन का निर्माण भी करता है। इसके बाद दोनों अंडाशय दोनों तरफ से एक नली के द्वारा जुड़ते हैं, जिस नली को हम ओविडक्ट कहते हैं। यहां पे देखेंगे ओविडक्ट, डायग्राम को देखेंगे, ओविडक्ट की संरचना के 3 भाग होते हैं। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला भाग इनफंडिबुलम होता है, दूसरा भाग एम्पुला होता है, और तीसरा भाग इस्थमस होता है। इन तीनों रचनाओं को मिलाकर के अगर हम कहें तो हम इन्हें फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट कहेंगे। फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड जो संरचना है, नीचे की तरफ जो अंडाशय से जुड़ता है वह झालरनुमा होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे फिम्बरी होती हैं। यहां पे देखेंगे डायग्राम में, इन फिम्बरी से जुड़ा हुआ अंडाशय होता है। अंडाशय में अंडोत्सर्ग के उपरांत निकला हुआ अंडाणु इन्हीं फिम्बरी के द्वारा अंदर की तरफ प्राप्त किया जाता है, जिससे वो आसानी के साथ फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। फैलोपियन नलिका मादा जननांग का वह भाग है
जहां पे शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करके जाइगोट का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य में मादाओं में निषेचन कहाँ होता है, तो हमारा आंसर होगा फैलोपियन डक्ट में। ओके, इस्थमस वह पोर्शन होता है जिसमें दोनों साइड की ओविडक्ट आपस में आके जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद उस भाग को हम योजक बोलते हैं, यानी हम उसे इस्थमस कहते हैं। इस्थमस नीचे की तरफ एक थैली में खुलता है और उस थैली को हम यूटेरस यानी बॉम कहते हैं। यूटेरस मादा संतान का भाग जिसे यूटेरस गर्भाशय यानी बच्चेदानी कहा जाता है। इस यूटेरस की संरचना में 3 भाग होते हैं। ऊपर का पोर्शन ये डोम शेप्ड होता है और इस डोम शेप्ड संरचना को हम डोम या यूटेराइन फंडस कहते हैं। डोम या हम इसे यूटेराइन फंडस कहते हैं। बीच का भाग बॉडी कहलाता है और नीचे का भाग सर्विक्स कहलाता है। गर्भाशय की संरचना के 3 भाग हो गए। ऊपर का भाग फंडस हो गया, नीचे का भाग बॉडी हो गया और बीच का भाग बॉडी हो गया और नीचे का भाग सर्विक्स हो गया। अब ध्यान देते हैं यूटेरस की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। यूटेरस 7.5 सेंटीमीटर, यूटेरस 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक थैली होती है और इसकी संरचना में इसकी जो मोटाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। 3 सेंटीमीटर यूटेरस की थिकनेस होती है एंड यूटेरस की दीवारें अत्यधिक मोटी, लचीली या हम कह सकते हैं हाईली फ्लेक्सिबल वाल होती हैं एंड दीज वाल कंसिस्ट बाय 3 लेयर। द आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिमेट्रियम, मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज इंडोमेट्रियम। हम कह सकते हैं अंदर की तरफ, सबसे भीतर की तरफ इंडोमेट्रियम होती है जिसका काम होता है जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है तो फर्स्ट 5 डेज जो ब्लीडिंग की स्टेज होती है उसमें इंडोमेट्रियम टूटती है जिससे ब्लीडिंग होती है। बीच का पोर्शन जो हाईली थिक होता है, बहुत ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स होती हैं, हाईली एनर्जेटिक सेल्स होती हैं, दीज आर मायोमेट्रियम एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस इज पेरिमेट्रियम। ये सब तीनों लेयर मिल करके गर्भाशय की दीवारों को विकसित करती हैं। निषेचन के बाद जब भ्रूण विकसित होता है और उस भ्रूण को गर्भाशय की दीवारों से प्लासेंटा के द्वारा जोड़ा जाता है और उस प्लासेंटा के थ्रू जब फीटस जुड़ जाता है तो उसका न्यूट्रिशन प्लासेंटा करता है जो यूटेराइन वाल से प्राप्त होता है और उस फीटस के अंदर के जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, CO2 है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो सारी चीजें एलिमिनेट की जाती हैं थ्रू प्लासेंटा। So that uterus is a very important part of female genital system because in this chamber the fetus grows gradually। हम कह सकते हैं गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है ना। गर्भाशय नीचे की तरफ एक सक्रिय नली में खुलती है और उस सक्रिय नली को हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स ओपन होती है एक संकुचित नैरो डक्ट में और इस संकुचित नैरो डक्ट को हम वसाइना कहते हैं। इस संकुचित डक्ट को वसाइना कहते हैं। वसाइना स्त्री का मैथुन कक्ष होता है। इट इज अ मैथुन कक्ष ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है और अत्यधिक लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इनकी भीतरी दीवारों पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया ग्लाइकोजन को
अपघटित कर देते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं, तोड़ देते हैं ऑर्गेनिक अम्ल में, कार्बनिक एसिड में, ऑर्गेनिक एसिड में इनको तोड़ देते हैं, जिससे योनि का माध्यम वसाइना योनि का माध्यम अम्लीय हो जाता है और योनि की बैक्टीरिया से रक्षा हो जाती है। जो इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फेक्शन नहीं होने पाते, बिकॉज योनि का जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। योनि का माध्यम अम्लीय हो गया, लेकिन मैथुन के समय जब स्पर्म आते हैं तो अम्लीय माध्यम शुक्राणुओं के लिए हानिकारक है, लेकिन अम्लीय माध्यम को शुक्राणु के पहुंचने के साथ ही जो सीमेन है उसका माध्यम क्षारीय होता है, जो अम्लीयता को समाप्त करके क्षारीय माध्यम प्रदान कर देता है, जिससे शुक्राणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो आसानी के साथ वजाइना से सर्विक्स के थ्रू, यूटेरस के थ्रू होते हुए फैलोपियन डक्ट तक रीच करते हैं, जिससे वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में शामिल हो पाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। बुल्बा, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे हम स्त्री का बाह्य जननांग भी कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटैलिया भी कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटैलिया स्त्री का बाह्य जननांग के रूप में जाना जाता है, जिसकी संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं। वुल्वा, इसे हम पहली संरचना इसकी मॉन्स प्यूबिस होती है, दूसरी संरचना इसकी मेजोरा, लैबिया मेजोरा, अगली संरचना इसकी लैबिया माइनोरा, अगली संरचना इसकी वेस्टिब्यूल और लास्ट इसकी संरचना क्लाइटोरिस। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बाह्य जननांगों की नाम है, जो क्रमशः पॉन्स में मॉन्स प्यूबिस। अब इनको हम थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये पोर्शन एनस का है और ये पोर्शन हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड यहां पे ऐड कर रहे हैं। ये पोर्शन मॉन्स प्यूबिस कहलाता है, जो एक सबक्यूटेनियस लेयर होती है, बहुत ही थिक होती है, फैट डिपॉजिटेड सरफेस होती है, और जहां पे प्यूबर्टी के बाद हेयर निकल आते हैं, इस पोर्शन को हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ का ये पोर्शन जो वजाइनल ऑरिफिस को, योनि छिद्र को चारों तरफ से घेरे रहता है, मोटे और कड़े फोल्ड होते हैं जिन पे हेयर भी होते हैं, उस पोर्शन को हम लैबिया मेजोरा कहते हैं। लैबिया मेजोरा के नीचे एक जोड़ी फोल्ड होते हैं जो योनि को घेरे रहते हैं, और इस योनि को घेर कर रखने वाली संरचना को हम लैबिया माइनोरा कहते हैं। लैबिया माइनोरा योनि को, छिद्र को चारों तरफ से घेरे रहता है। यद्यपि जो लैबिया मेजोरा होता है ये पुरुषों के वृषण कोष का समजात माना जाता है। याद रखना है कि होमोलोगस है किसका, पुरुषों के वृषण कोष का समजात भाग अगर है तो वो लैबिया मेजोरा होता है, जो स्त्रियों के जनन अंग से संबंधित है। उसके बाद लैबिया माइनोरा जो योनि को चारों तरफ से दो फोल्ड के रूप में होता है, घेरे रहता है, और इसके ऊपर का जो छिद्र होता है उसे हम वजाइनल ऑरिफिस कहते हैं, या हम इस पोर्शन को वेस्टिब्यूल कहते हैं, खांटी कह सकते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल के ऊपर एक हाइमेन नाम का झिल्ली जैसा पर्दा होता है। यूजुअली ये कहा जाता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होते हैं, या आप कहते हैं
फर्स्ट क्वाइटिस, जब प्रथम बार मैथुन होता है तो हाइमेन टूटती है, लेकिन वर्तमान में यह एक मिथ के रूप में है। वे बालिकाएं जो एथलीट हैं, साइकिलिंग करती हैं, घुड़सवारी करती हैं या हार्ड वर्क करती हैं, उनकी हाइमेन ऑलरेडी अपने आप ब्रेक हो जाती है, जो विर्जिनिटी का सिंबल नहीं है। यह माना जाता था कि कुंवारेपन का लक्षण उनकी हाइमेन का ना टूटना है, जो पूरी तरीके से गलत है। हाइमेन ऑलरेडी हार्ड वर्क के थ्रू, जो भी फिजिकल वर्क है उनके थ्रू ब्रेक हो जाती है, सो इट इज नॉट अ सिग्नल ऑफ विर्जिनिटी। ये हमारे सेक्सुअल एक्सपीरियंस को शो नहीं करता, सेक्सुअल एक्सपीरियंस को शो नहीं करता। इट इज इजीली ब्रेक बिफोर फर्स्ट क्वाइटिस। ओके, इसके बाद क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक छोटा सा उत्थानशील रूडिमेंट्री ऑर्गन्स होता है, जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया के रूप में होता है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है, जो पुरुषों के शिश्न का समझात है, पुरुषों के शिश्न का समझात है, पेनिस का समझात होता है, जो अल्प विकसित होता है, फंक्शनलेस होता है, बट इट इज द एक्सटर्नल जेनिटैलिया ऑफ फीमेल बॉडी। ओके, इस तरीके से इन एक्सटर्नल जेनिटैलिया की संपूर्ण संरचनाएं आपको मैंने बताया। साथ ही साथ जो वेस्टिब्यूल है, यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं, बर्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं, जो लुब्रिकेशन का सेक्रेशन करती हैं, जो क्वाइटस को या मैथुन की क्रिया को इजी करती हैं और यौन में घर्षण को कम करती हैं। इस प्रकार मादा जनन अंग से संबंधित संरचनाओं को मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया के रूप में होता है, वन पेयर ममेरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट होती हैं, स्तन होती हैं। स्त्रियों के स्तन सक्रिय होते हैं, स्तन के किनारे के चारों तरफ फैट डिपोजिशन होता है। लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी ममेरी लोब्यूल्स होती हैं, ममेरी लोब्यूल्स बहुत सारे ममेरी ग्लैंड से जुड़ी होती हैं, और ये ममेरी ग्लैंड्स ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ आकर के ओपन होती हैं निपल्स के थ्रू। निपल्स के चारों तरफ वसा का काले रंग का जमा होता है, जो बाहर की तरफ एक छिद्र के द्वारा खुलती हैं। ममेरी ग्लैंड तभी एक्साइटेड होती हैं जब गेस्टेशन पीरियड होता है। लैक्टोजन हार्मोन तथा दूसरे अन्य हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे दुग्ध स्राव होने लगता है, जिसे मैं आपको आगे के वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगा। आज मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारे स्ट्रक्चर बताए हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा उसके लिए आप हमें जरूर सजेशन देंगे। थैंक यू।